हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार मिश्रा फिर आपके चैनल अकाउंटेंसी फीवर में आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो आज हमारा ये नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और इस टॉपिक में हमारे कंटेंट्स क्या होंगे, क्या चीज़ें हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट थिंग इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहला टॉपिक हमारा ये होगा, इसका मीनिंग हम समझते हैं क्या होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का सेंस ये होता है फ्रेंड्स, क्या होगा, जैसे पहले से 2, 3, 4 पार्टनर्स एक फॉर्म को रन कर रहे थे, उनके बीच में एक आपस में एग्रीमेंट था, प्रॉपर एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग प्रॉपरली फॉर्म को कंटिन्यू रन कर रहे हैं, लेकिन सडनली या किसी कारण से, वो कारण भी अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उन्होंने अपने उस एग्रीमेंट में कुछ चेंज लाने की कोशिश की। किसी कारण से उन्होंने उस एग्रीमेंट में एक थोड़ा सा अमेंडमेंट की उनको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अमेंडमेंट किया। वो थोड़ा सा भी अमेंडमेंट जो है कंपनी फॉर्म के सिचुएशन को कहीं ना कहीं चेंज करता है, लेकिन ध्यान देना है कि पार्टनर्स के एग्रीमेंट को चेंज करता है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू पहले के तरीके से काम करता रहता है। जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो भी उसकी सर्विसेज है, वो काम करता रहता है, क्योंकि फॉर्म को पता नहीं होता है कि हमारे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारे पार्टनर्स के बीच में क्या चल रहा है आपस में। यानी कि फॉर्म कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट्स थे, उन एग्रीमेंट्स में थोड़ा सा भी अगर चेंज आता है, उस एग्रीमेंट के बीच में थोड़ा सा चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं किसी कारण से, तो निश्चित रूप से उसी चीज़ को उस बात को हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये हो गया। अब इसमें वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली स्थिति आ जाएगी। वो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में कौन से ऐसे नॉर्मल सिचुएशंस होते हैं जिसके कारण ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात आती है। तो उसमें पहला टॉपिक आपको दिख रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स। अब आप इसको समझ लेना कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल लगते हैं कि सपोज कर लो कि 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी। ये 2 पार्टनर हैं। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, बोथ पार्टनर्स आर इंटरेस्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1। बोथ पार्टनर्स आर एग्री to distribute the profitability of the firm in the ratio of 2:1. After some times, they want to change that profitability ratio. सपोज कर लो पिछले 2, 3, 4 साल से वो लोग 2:1 के रेशियो में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा अपने कैपिटल के हिसाब से, अपनी वर्किंग एबिलिटी के हिसाब से, अपने जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल एबिलिटी है, या एक अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी इस तरह के रीजन से अगर ये पार्टनर्स ये चाहते हैं कि क्या हो गया कि मतलब पहले था कि 2:1, तो ये इनका रेशियो, ये जो पहले से डीड में लिखा है, इसको हम नाम दे देंगे ओल्ड रेशियो। नाउ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। 1:1 आप देखें तो जितना ए को उतना बी को। पहले वाले सिचुएशन में क्या था, ए को ज़्यादा मिलता था, बी को कम मिलता था। नाउ दे आर एग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
एज 1:1। अब वो चेंज करना चाहते हैं। बोथ पार्टनर्स आर एग्रीड फॉर दैट, दोनों उसके लिए एग्री हैं, यानी कि उनकी आपस की जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट में उन्होंने एक चेंज कर लिया। और ये जो चेंज हुआ ऑन पेपर, ये सब चीज़ें जब चेंज हो गई, इसका मतलब उनके डीड में, उनके एग्रीमेंट में जो थोड़ा सा चेंज हुआ, इसका मतलब है कि इसी बात को हम कह सकते हैं दैट इज द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि फॉर्म का एक नए सिरे से, नए तरीके से उस फॉर्म के एग्रीमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी एक बार फिर नए सिरे से वो फॉर्म जो है उसके डीड्स में चेंज आने का मतलब है कि फॉर्म फिर से नए फॉर्म में काम कर रहा है, नए फॉर्म में काम करने लगा। तो इसमें ये कारण से रिकंस्टिट्यूशन होता है। सेकेंड थिंग क्या दिया है रिकंस्टिट्यूशन और कब हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म का, तो दिया है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी कि अब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर को हम लोग इसी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू देख लें कि सपोज कर लो कि दो पार्टनर हैं, पहले ए और बी, पिछले 2, 3, 4 ईयर से यही दो पार्टनर्स काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वी नीड सम अनदर पार्टनर इनटू द फॉर्म। उनको एक नया पार्टनर की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है कि नहीं, एक और पार्टनर चाहिए। वो पार्टनर क्यों चाहिए होगा, उसके कई रीजन हो सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, जैसे फॉर्म के पास कैपिटल की कमी महसूस होती हो तो उस समय भी एक नया पार्टनर वो चाहेंगे कि आ जाएगा, तो क्या होगा, फॉर्म की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। तो इस कारण से भी एक नया पार्टनर वो लेना चाहेंगे। दूसरा, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अगर ए और बी को लगता है कि नहीं, हम लोगों के पास जो थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है वो टेक्निक हम लोगों के पास नहीं आ पा रहा है, टेक्निक की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक नया पार्टनर हम जिसको बनाने जा रहे हैं या बनाएंगे उसके पास ये टेक्निकल नॉलेज बेहतर है, उसकी स्किल अच्छी है, तो हम उसको क्यों ना पार्टनर ग्रुप में डिसाइड कर लें, पार्टनर ग्रुप में एग्री कर लें। नेक्स्ट, इसके कारण एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से क्या होगा कि अभी देखो क्या था, अब ये 2 और 1 में जो भी प्रॉफिट होता था आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फॉर्म का नाम उन्होंने लिख रखा था AB एसोसिएट्स फॉर द एग्जाम्पल। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म था उसका नाम, इन 2 ही पार्टनर थे तो इन्होंने लिख लिया था AB एसोसिएट्स। सपोज कर लो नया पार्टनर C फॉर्म में एडमिट हो गया, वो चाहे कैपिटल की कमी के कारण एडमिट हुआ या उसकी टेक्निकल नॉलेज के कारण उसको एडमिट किया गया, या उसकी मार्केट में रेपुटेशन, उसकी गुडविल इतनी अच्छी थी कि उसके कारण एडमिट किया गया। तो रीजन कुछ भी हो, लेकिन एक नया पार्टनर फॉर्म में अगर आ जाता है, C आ गया, तो क्या होगा, जो फॉर्म का लेटर पैड था, लेटर हेड था, जो डीड में ए और बी को दिखाया गया था, अब वहाँ डीड में चेंज करके क्या लिखना होगा, नाउ देयर आर 3 पार्टनर्स इनटू दैट फॉर्म A, B एंड C। यानी पहले ए और बी के नाम से था वो फॉर्म, अब 3 पार्टनर हो गए। तो ऐसे में अब उस फॉर्म का जो मेन बोर्ड है, फॉर्म का जो नाम है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि नया वाला पार्टनर तो चाहेगा ना कि मैं भी हाईलाइट हूँ, मेरा भी इसमें फॉर्म में क्यों ए बी क्या नाम रहेगा, मेरा भी नाम होना चाहिए, मैं भी कैपिटल लगा करके आ गया तो मैं भी इसमें पार्टनर हूँ तो मेरा भी नाम शो हो। इसलिए अब क्या हो जाएगा, ABC एसोसिएट्स हो सकता है। दूसरी चीज़, ये एक एग्जाम्पल तो पे मैं रख रहा था। दूसरी चीज़, अभी सोचो कि 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, अगर नया पार्टनर आता है तो आप जरा सोचो क्या वो फ्री में आएगा, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। पहले यही 2 पार्टनर हैं, अगर सोचो कि 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ तो इस 100 रुपीज़ को इन्होंने आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब होगा कि 100 रुपीज़ का जो प्रॉफिट होगा उसमें अब C को भी प्रॉफिट चाहिए। वो कैपिटल लगा के आ रहे हैं या जब भी आ रहा है तो वो भी, उनका भी तो कुछ एडवांटेज होना चाहिए ना, उनको भी तो कुछ उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो क्या चाहेंगे कि हमको कितना मिलेगा। अब सोचो अगर ये 100 रुपीज़ को केवल ए और बी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो C को क्या मिलेगा। यानी अब C जब एडमिट होंगे तो निश्चित रूप से ये लोग अपनी प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ इन नए पार्टनर के लिए अलॉट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि पहले 50 रुपीज़ ले लेते थे 100 रुपीज़ में,
यानी 50 और 50 का मतलब हो गया 1 और 1, यानी 1 1, यानी हाफ 1/2 1/2 ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन अब जरा ये सोचो कि अभी सी भी आ गए, तो वो चाहेंगे ना कि 100 रुपीज़ में मुझे कितना मिलेगा। तो अब क्या होगा नया वाला सिस्टम, अब होगा कि ए और बी ने डिसाइड किया कि भाई अब सी जो आ गए हैं इनको हम लोग 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में 20 रुपीज़ दिया करेंगे, और ये ले लेंगे 40, ये ले लेंगे 40, यानी क्या हो गया 40 40 का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे 1 2 2 ये रेशियो बन गया, ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अब बताओ इनको पहले कितना मिलता था, जरा सोचो 50, इनको कितना मिलता था पहले 50, नाउ ए इज गेटिंग ओनली 40 एंड बी आल्सो गेटिंग ओनली 40, यानी 10 रुपये इनका भी गया, 10 रुपये इनका भी गया, कहाँ गया तो इनके में वो प्लस हो गया, यानी कि इनका 10 रुपये का लॉस, इनका भी 10 रुपये का लॉस। तो गेन कौन किया, सी, यानी यहाँ पे देखा जाए तो सी क्या हो गए, गेनर। और देखो एक काम करो, आप अभी से इन वर्ड्स पे कमांड बनाना शुरू कर दो कि यहाँ पे न्यू पार्टनर को कुछ ना कुछ, पहले तो कुछ नहीं मिलता था, अभी इनको कुछ मिलने लगा तो ये गेन करने लगे उस फॉर्म से, पहले कुछ नहीं थे अभी गेनर हो गए। लेकिन ये गेन कैसे किए, इनका 10 रुपया इनका माइनस हो गया, 10 रुपये इनका माइनस, इनका भी 10 रुपीज क्या हो गया माइनस, यानी इन्होंने अपना 10 रुपीज और इन्होंने अपना 10 रुपीज ये किसको दे दिया, सी को, यानी इन्होंने क्या किया सेक्रीफाइस, इन्होंने क्या किया सेक्रीफाइस, ये समझने वाली बात है। अब देखो सेक्रीफाइस कितना किया, तो इसने भी अपने 10 रुपीज और इसने भी 10 रुपीज सेक्रीफाइस किया, यानी दोनों की सेक्रीफाइसिंग सेम है। यानी अगर 10 और 10 को मैं अगर ऐसे रखूं तो 10 और 10 आप अगर देखें तो इनका सेक्रीफाइसिंग कितना हो गया 1 1, यानी इक्वल, यानी ए और बी ने सी के लिए इक्वल रेशियो में अपनी प्रॉफिट से सी के पोर्शन में, सी के प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे फाइनली कौन गेन किया, सी गेनर हो गए और ए और बी क्या हो गए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए। तो ये इसके कारण भी if a new partner admitted into this partnership firm, it means we can say also that is reconstitution of a partnership firm, ये हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस बात को भी अब समझें, सेम इसी तरीके से समझेंगे क्या होना है। फिर मैं एक एग्जांपल रख देता हूँ, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ों को अब से ही हमें फोकस में ले लेना है। सपोज कर लो कि ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर्स इनटू एनी फॉर्म एंड दे आर गेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 2 2 and 1. There are 3 partners A, B and C and they are getting the profitability in the ratio of 2:1. It means if we change in fraction, what we can say 2/5. अभी आप में कई लोगों को अगर थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो तो समझ लेना ऐसे 2 + 2 + 1, इन तीनों को ऐड कर दिया तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर आ गया 5। तो इस तरह से सपोज कर लो कि तीनों लोग इस रेशियो में पहले प्रॉफिट को बांटते थे। अब क्या हुआ, एक पार्टनर डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, फॉर्म से एक निश्चित टाइम के बाद या निश्चित रीजन के कारण क्या कर लिया, रिटायर हो गया। या जो नेचुरली कभी कभी ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली किसी पार्टनर का डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो अब पार्टनरों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। अब इसको आप जरा ऐसे समझ जाएं कि सपोज कर लो कि सी फॉर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया।
या अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो गया जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। भाई ये कभी भी आ सकता है। किसी के साथ कहा जाता है, एक चीज़ जान लो बिजनेस के बारे में, बिजनेस में एक चीज़ बताया गया है कि एक बिजनेसमैन को के हिसाब से कि बिजनेसमैन को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस बना कर रखना पड़ेगा, तब बिजनेस चलता है। क्योंकि कहा जाता है कि मौत और ग्राहक कब आएंगे इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, इसका कोई सर्टेनिटी पहले से नहीं है। इसलिए ध्यान देना कि किसी भी पार्टनर का कभी भी डेथ हो सकता है या डीड के अनुसार कभी भी कोई पार्टनर निश्चित टाइम के हिसाब से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। तो ऐसे में मान लिया जाए कि सी रिटायर हो गए। अब ये रिटायर हो गए यानी अभी तक ये पैसा पा रहे थे, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी में 1/5 शेयर लेते थे। अब जब ये रिटायर हो गए, फर्म से चले गए तो इसका मतलब हो गया कि अब इनका प्रॉफिट तो अब ये लेंगे नहीं। तो अब क्या होगा, जैसे पहले वाले ही क्वेश्चन को लेकर चले कि अगर 100 रुपीज़ था तो इनको मिलता था 40, इनको मिलता था 40, इनको मिलता था 20। और यही जो है आप इस रेशियो के हिसाब से भी देखें, अगर डिस्ट्रीब्यूट करें 100 रुपये की तो आ रहा है। अब क्या हो रहा है, जब ये इनका डेथ हो गया तो अब तो ये 20 मिलेगा नहीं इनको, तो ये 20 अब कौन पाएगा। तो या तो अब ए और बी दो ही लोग पार्टनर है, तो या तो ये पूरा का पूरा 20 रुपीज केवल ए को मिल जाएगा, या तो ये पूरा का पूरा 20 रुपीज बी को मिल जाएगा, या ये भी हो सकता है कि इस 20-20 का जो हिसाब है उसमें से 10 रुपीज ए को मिल जाए और 10 रुपीज बी को मिल जाए। यानी यहाँ आपने क्या देखा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, the remaining partner will get the profitability of retiring partner C into their profitability। मीन्स C का जो प्रॉफिटेबिलिटी था उस प्रॉफिटेबिलिटी को अब या तो A या तो B या तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी। उन शर्तों के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। डील में कुछ शर्तें और कंडीशंस सेट होंगे, उस कंडीशंस के हिसाब से ए को मिल जाए या तो बी को मिल जाए या दोनों को मिल जाए। इक्वल भी मिल सकता है, कुछ कम या ज़्यादा भी मिल सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो एक अलग डिस्कशन आएगा, टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो पहले फर्म का नाम क्या हो गया, ABC एसोसिएट्स था। अब तो सी का डेथ हो गया, अब तो सी फर्म से जा चुके हैं रिटायर होकर के, तो अब बचा कौन, ए और बी। अब ए और बी जब बचे तो इसका मतलब फिर फर्म का नाम चेंज होगा। अब ABC एसोसिएट्स लिखने का मतलब नहीं है, अब उस फर्म का नाम जो होगा वो AB एसोसिएट्स करना होगा। अब फर्म के पार्टनर्स कितने हो जाएंगे, 2, A एंड B। और अब जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो भी केवल A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और क्या होगा, एक उन दोनों के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा और एक नई डीड, फिर से कुछ टॉपिक्स उसमें डीड में चेंज करने पड़ जाएंगे। इट मीन्स वी कैन से दैट इज आल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अगेन ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म की कंडीशन फिर कब जनरेट हो सकती है, तो एमेलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म्स। यानी कि जब कई बार ऐसा होता है कि 2 कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप फॉर्म्स जो कि एक ही लोकेलिटी में है, सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज हैं, तो कई बार क्या होता है, आपस की कंपटीशन के कारण दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, दोनों स्ट्रगल करते हैं, दोनों की कैपिटल की लैकिंग हो जाती है। तो उनको क्या लगता है, हम आपस में कंपटीशन करके किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं और कस्टमर को फायदा जा रहा है। तो कई बार इस तरह से जो 2-3 छोटी यूनिट्स वाले पार्टनरशिप फॉर्म्स होते हैं वो क्या प्लान करते हैं कि क्यों ना हम
दोनों फॉर्म्स एक साथ कोलाबोरेट कर लें, एक साथ टाई अप कर लें, एक साथ क्लब कर लें, एक साथ एमेलगमेट कर लें, जिससे क्या होगा, हमारा कंपटीशन भी खत्म होगा, जिससे क्या होगा, जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, तो और हम लोग की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो प्राइस डिटर्मिनेशन था गुड्स या सर्विसेज का, वो हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई मेरा कॉम्पिटिटिव होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को देखते हुए कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे 2-3 पार्टनरशिप फॉर्म्स होते हैं वो कई बार अपनी एसेट्स, लाइबिलिटी और तमाम चीज़ों की वैल्यूएशन के साथ साथ वो अपने आप को अमेलगमेट कर लेते हैं। यानी 2-3 फर्में जब एक साथ क्लब हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं अमेलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म्स। एंड जब ये ऐसा होगा तो सोचो जरा एग्जांपल कि ए बी दो, एक फॉर्म था ए बी एसोसिएट्स, दूसरा फॉर्म था सी डी एसोसिएट्स, और ये दोनों फॉर्म्स, अब ये दोनों फॉर्म्स चाहते हैं कि एक साथ मर्ज कर लें। तो जब ये दोनों फॉर्म एक साथ मर्ज होंगे तो अब उस फॉर्म का नाम क्या हो सकता है, ए बी सी डी एसोसिएट्स। दूसरी बात, जो फॉर्म्स के जो ए और बी का प्रॉफिटेबिलिटी पहले डिसाइड था आपस में, सी और डी का आपस में अलग से डिसाइड था, अब ये चारों पार्टनर्स मिलकर के एक नई प्रॉफिटेबिलिटी, नया रेशियो, नया कैपिटल एडजस्टमेंट, ये तमाम चीज़ों में मैनेज करने के बाद एक नई डीड बन जाती है। यानी फॉर्म तो चल रहा है वैसे, लेकिन क्या हुआ, एक नई डीड बनती है, और नई डीड बन गई मतलब कि आप समझ सकते हैं कि दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ये टॉपिक हो गया। अभी इसमें जब इस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब इस प्रकार के चेंजेज आते हैं, जब फॉर्म्स में इस प्रकार के रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो हमें अपने अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पार्टनरशिप फॉर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें इन चेंजेस के आधार पे, पार्टनरशिप डीड में चेंजेस के आधार पे हमको कुछ अकाउंटिंग चेंजिंग भी करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो इसमें सेकेंड हम लोगों का टॉपिक होगा जो कि अब हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी टच करेगा। इसलिए ये एक एक टॉपिक जो है इस पे अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शंस स्टैंड करेगा, और एक एक टॉपिक पे अच्छा खासा हमको न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट को ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या पॉइंट है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी इन किसी भी कारण से निश्चित रूप से पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या कि उसमें चेंज आने वाला है, और जब आएगा तो क्या एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स में। तो फर्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिग गेनिंग रेशियो। डिटर्मिनेशन, अभी मैंने आपको ये चीज़ यहाँ एग्जाम्पल से बताया था कि ए और बी पार्टनर्स थे, नया पार्टनर सी आ गया और उनको 20 रुपीज़ देने लगे हम 100 रुपीज़ में। बाकी पहले 50-50 लेते थे ए और बी, तो सी को मिलने लगा 20 रुपीज़। ए ने सेक्रीफाइस किया 10 रुपीज़, बी ने सेक्रीफाइस किया 10 रुपीज़, और यही सेक्रीफाइस कौन गेन किया, सी ने गेन किया। तो इसको हम कह सकते हैं, ये कैलकुलेट करना कि ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, न्यू पार्टनर सी, ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी ने कितना गेन किया, इन सब के कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका मेथड क्या होंगे, सेक्रीफाइसिंग निकालना, गेनिंग निकालना, कितना कितना सेक्रीफाइसिंग किया गया, कितना गेन किया गया, किसने सेक्रीफाइस किया और कौन गेन किया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन हम इसमें देखेंगे। सेकंड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब मैं आपको बता दूं, ये गुडविल दो वर्ड्स हो गए। गुडविल, आप गुड का मतलब समझ सकते होंगे, विलिंग पावर, आपकी इच्छा, अच्छी सोच, अच्छी इच्छा, ये भी बनता है इसका मतलब। गुडविल का एक अलग मतलब भी है, रेपुटेशन, मार्केट में रेपुटेशन, आपकी मार्केट में वैल्यू, मार्केट में आपकी एबिलिटी, मार्केट में आपकी स्किल, मार्केट में आपका कितना मतलब कि एक्सपीरियंस्ड हैं आप, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। और इसके आधार पे अकाउंटिंग फॉर गुडविल का मतलब ये हो गया
कि गुडविल का मीनिंग बस थोड़ा सा मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि गुडविल का एक पूरा टॉपिक, कंप्लीट स्टडी हमको करना है, यहाँ पे बात नहीं होगी। लेकिन गुडविल का बस मैं मीनिंग समझा देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि थोड़ा उससे आप रिलैक्स हो जाएंगे कि गुडविल का मतलब क्या हो गया। कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। ये रेपुटेशन, जैसे मान लो क्या होता है, एक फर्म पिछले 10 ईयर्स से मार्केट में काम कर रही है, उसके बहुत सारे कस्टमर बन चुके हैं, और एक नया फर्म मार्केट में अभी स्टार्टअप करेगा। तो स्टार्टअप जो करेगा उसका मार्केट में कोई पहले से रेपुटेशन या गुडविल नहीं बना हुआ है, और एक जो 10 ईयर्स से काम कर रहा है उसको मार्केट में जानने वाले, उसके कस्टमर, उसकी मार्केट में वैल्यू सब कुछ बेहतर हो चुकी है। आप सोचो कि अगर वो जो नया बिजनेसमैन है, नया फर्म है, अगर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने उस पुराने फॉर्म को ही खरीद लूँ, नया फॉर्म सेटअप करने से अच्छा है क्यों ना मैं उस पुरानी फॉर्म को ही खरीद लूँ। दो फायदे होंगे, एक तो मेरा कोई कंपटीटर नहीं रह जाएगा, दूसरा चीज़ जो पुराना फॉर्म है उसकी जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका जो स्किल है, उसके जो कस्टमर हैं, वो सब कुछ मुझे डायरेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अब सोचो कि अगर नया फॉर्म पुराने फॉर्म के पास जा करके और ये सोच कहता है कि भाई आप अपना फॉर्म बेचोगे क्या मुझे। उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए मान लो आप कि वो उसने भी लाइटली कर दिया, हाँ भाई बेच देंगे, बताओ कौन खरीद रहा है। उसने कहा मुझे खरीदना है। एक चीज़ जरा इमेज करो, एक नया फॉर्म को सेटअप करने में उस फॉर्म के जो ओनर है उसको 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत थी। लगा सकता है 5 लाख रुपीज़ में एक बहुत अच्छे तरीके से वो एक नया फॉर्म शुरू कर सकता है। लेकिन जब उसने पुराने फॉर्म से पूछा कि तुम अपना फॉर्म कितने में बेचोगे, तो उसकी फॉर्म में भी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़ का ही पूरा टोटल मैनेजमेंट था। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा कि हाँ बेचेंगे, लाओ 8 लाख रुपये दे दो, हम बेच देंगे। अब क्या हुआ, अरे भाई 5 लाख में ओपन कर सकते हैं हम, तो ये 8 लाख मांग रहा है, क्यों देने जाए 8 लाख रुपीज़। दो बातें हैं, या तो देंगे हम 8 लाख तो बेवकूफ़ है, या तो नहीं देते हैं तो भी बेवकूफ़ बन सकते हैं। समझ नहीं आ रहा देना चाहिए 8 लाख कि नहीं देना चाहिए। देखो क्या होगा, मैं वो नया फॉर्म 5 लाख रुपीज़ में नया सेटअप डाल सकता है नया जो बिजनेसमैन है। प्रॉब्लम क्या होगा, उसके पास एक अभी नया कस्टमर नहीं है इमीडिएट। तो क्या होता है, उसको अपनी ये 5 लाख रुपीज़ और वो नंबर ऑफ कस्टमर्स बनाने में 5, 6, 7 ईयर्स लग सकते हैं। जबकि जो पुरानी फॉर्म है वो 10 ईयर्स पुरानी फॉर्म है। अब ये जो 5 लाख रुपीज़ लगा करके नया फॉर्म खोलता है ना, उसको अपने ये 5 लाख रुपीज़ या एक अच्छे पोजीशन में आने में कम से कम उसको 5, 6, 7 ईयर्स का एक अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आएगा वो 5 लाख रुपीज़ की इक्वल की उसकी पोजीशन बनेगी कि वो रिटर्न ले पाएगा अपना कैपिटल का पैसा जो है। लेकिन अगर वो 8 लाख रुपीज़ में उसका फॉर्म, पुराना वाला फॉर्म खरीद लेता है, तो क्या होता है, वो पुराना फॉर्म को 8 लाख में खरीदने के बाद उसको बने बनाए कस्टमर, रेपुटेशन, गुडविल, तमाम चीज़ें उसको मिल जाती हैं। और पता चलता है 8 लाख रुपये लगाने के बावजूद भी 2 से 2.5 साल में उसके पूरे 8 लाख रुपये रिटर्न निकल आते हैं। तो अब क्या लग रहा है, आप बता सकते हो इसमें कि क्या लग रहा है, 5 लाख लगा करके एक नया फॉर्म स्टार्ट करें, या 8 लाख रुपये दे करके 2, 2.5, 3 साल में कम समय में हम अपने पूरे 8 लाख रुपीज़ का रिटर्न निकाल लें। और एक दूसरा फायदा कि मेरा जो कंपटीटर जो 10 ईयर्स पुराना था वो खुद सरेंडर कर चुका है, यानी मार्केट में मेरी खुद की मोनोपोली वाली सिस्टम हो जाएगी, कोई कंपटीटर नहीं रहेगा। तो इस गुडविल एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ ये एग्जाम्पल रखा जरूर हूँ, लेकिन आप ध्यान दें, अभी ये गुडविल नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से, अगले 1 या 2 वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत अच्छा मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं एक्सप्लेन करूँ, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। लेकिन फिलहाल गुडविल, अब मैं वर्ड्स बता देता हूँ थोड़ा सा क्या हुआ। 8 लाख रुपीज़ डिमांड है पुरानी स्किल्ड फॉर्म की, और 5 लाख रुपीज़ में आप एक नया फॉर्म सेटअप कर सकते हो। अभी सोचो कि आप अगर मूड बना लेते हो कि नहीं मैं वो पुराना वाला फॉर्म ही 8 लाख रुपीज़ देकर खरीद लूँगा, तो सोचिए उसकी भी टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख ही है जितना आप लगा रहे हो, लेकिन वो 3 लाख रुपीज़ ज़्यादा मांग रहा है आपसे।
देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर 3 लाख रुपीज़ को ज़्यादा देते हो या उसने 3 लाख रुपीज़ एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा मांगा है, तो जितना आप 3 लाख रुपीज़ ज़्यादा उसको पे कर रहे हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन अब इस गुडविल टॉपिक को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, लेकिन आगे चल के मैं बता चुका हूँ पहले भी कि बहुत अच्छी इस पर क्लैरिटी के साथ डिस्कशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है, इस मीनिंग को समझ लें कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो पुरानी प्रॉफिट्स हैं और फॉर्म में कंटिन्यू फॉर्म की बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, अभी वो प्रॉफिट्स जो पुराने पार्टनर्स हैं उन पुराने पार्टनर्स में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फर्म के पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिस पे कि जो पार्टनर्स का होल्डिंग होना चाहिए, पार्टनर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करके अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स ने या अकाउंटिंग में अभी ऐसा हुआ नहीं है कि चलो भाई बाद में आपस में अपने अपने कैपिटल में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का सेंस यहाँ पे बस आप ये ले लो कि एक्यूमुलेटेड का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड प्रॉफिट which are available into the firm without distribution into partners capital account according to their profit sharing ratio। तो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी जब भी कोई इस तरह की चेंजेज होंगी, जब भी इस तरह के चेंजेज होंगे तो इस पे भी हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। इसी प्रकार से रिजर्व है, रिजर्व में जो भी पैसे होते हैं उस रिजर्व में भी बात करेंगे हम। रिजर्व कुछ पैसे प्रॉफिटेबिलिटी का हम लोग, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में अभी आपको मैंने एक बात रख दिया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और अब बात कर ले थोड़ा सा रिजर्व का। ये रिजर्व शब्द वर्ड जो है ये इसके बारे में सोचा जाए ना तो ये कई प्रकार के रिजर्व्स हम अपने अकाउंटिंग में प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सबके बहुत सारे अपने अपने मीनिंग्स हैं, उनके अपने अपने यूजेज हैं, लेकिन नॉर्मली रिजर्व अगर बात करें जैसे जनरल रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया, डेवलपमेंट रिजर्व आ गया, तमाम तरह के रिजर्व्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लो, ये रिजर्व में यहाँ पे जो टॉपिक है स्पेशली मैं रिजर्व के बहुत बड़े उसमें नहीं जा रहा हूँ, बस अपनी ज़रूरत के अनुसार जो मैं यहाँ बात करूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बात करूँ, तो आप केवल इतना समझने की कोशिश कर लो कि रिजर्व मीन्स दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इसको अब ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ फर्म को, तो वो 100 रुपीज़ की प्रॉफिट को ए और बी में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सब लोगों ने बांट लिया, अपने अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लिया, और रिजर्व के नाम पे कुछ फर्म के पास किसी इंसिडेंस के नाम पे कुछ इन्होंने प्रॉफिट में का कुछ पैसा फर्म के पास फ्यूचर के लिए नहीं रखा। तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है पार्टनर्स ने। क्या करते हैं पार्टनर्स, जो अच्छे फर्म्स होते हैं, जो अच्छे पार्टनर्स होते हैं, उनकी प्लानिंग क्या होती है कि भाई देखो 100 रुपये हमको मिला, 100 रुपीज़ मुझे मिला प्रॉफिट, फर्म ने डिसाइड किया 100 रुपीज़ प्रॉफिट। लेकिन उस 100 रुपीज़ प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं कि 20 रुपीज़ हम लोग फर्म के पास जनरल रिजर्व बना करके, रिजर्व फंड बना करके रख देते हैं, और 80 रुपीज़ को हम लोग अपने कैपिटल में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब ये जो जनरल रिजर्व में या रिजर्व फंड में हम जो पैसे रखेंगे, ये इसलिए रख देंगे कि ये 1 साल 2 साल तक इस फंड में हम इतना पैसा छोड़े रखेंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इमीडिएटली फर्म को कुछ एडिशनल पैसे की ज़रूरत आ जाए तो हमको अपना कैपिटल भी डिस्टर्ब न करना पड़े, और उस रिजर्व के अमाउंट से फर्म की वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो हो वो पूरी की जा सके। तो इस पर भी अच्छी डिस्कशन करनी है। ये हर एक टॉपिक आपको अलग से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, एक एक टॉपिक को आपको कायदे से समझाना है। अभी तो बस मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, बाकी एक एक टॉपिक पे आपको अच्छा लेक्चर देखने को मिलेगा, जिस पे हम एक एक पॉइंट पे बात कर लेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक दिख रहा है हमारा अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन
वर्ड्स। अगर देखा जाए तो जो भी फॉर्म के पास एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होते हैं, इन दिस कंडीशन, इन सिचुएशंस में जब भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को चेंज करना चाहते हैं, जब भी एक नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा, जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होगा, या जब भी एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म होगा, तो ये सारी चीज़ें होने से पहले, यानी बिफोर चेंजिंग इनटू एनी एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट it is required to revalue of the assets and liabilities of the firm before change into this, before reconstitution of partnership form, at the time of reconstitution of partnership form. First of all, it is also required to revalue our फॉर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी अपने फॉर्म में जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनकी एट द टाइम अभी क्या पोजीशन है, उनकी एक्चुअल फिगर क्या है, उनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या है मार्केट के हिसाब से। जैसे हमारे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मशीन 5 लाख रुपये, अब हो सकता है वो मशीन 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स बिफोर हमने परचेज किया था, आज भी हमारे बैलेंस शीट में 5 लाख रुपये दिख रहा है। तो क्या होगा, नया पार्टनर कोई आ रहा है तो सोचेगा कि भाई बैलेंस शीट में मशीन तो 5 लाख दिख रहा है, लेकिन पता चला कि वो मशीन आज के डेट में उसकी मार्केट वैल्यू या आज के डेट में आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन उसकी वैल्यू हो गई है 3 4 5 ईयर्स के बाद 3 लाख रुपये। यानी ये जो 3 लाख है ये ओरिजिनल है, जो 5 लाख दिखाया गया है वो गलत है। यानी कि जब भी आप ये सारी चीज़ें करोगे तो उस समय ध्यान देना है कि फॉर्म की जो एसेट्स हैं उनकी करेंट स्टेटस क्या है, फॉर्म की जो लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज की करेंट स्टेटस क्या है, एंड फॉर दैट, और इसके लिए क्या करना होगा, हमको अपने उन एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होगा और इसके लिए भी हमको अकाउंटिंग करना है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। अगला दे रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये क्या होता है। सपोज कर लो ए और बी एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जब फॉर्म स्टार्ट किया तो कैपिटल ए का 1 लाख है, बी का 60,000 है, यानी कैपिटल दोनों का डिफरेंस है, लेकिन दोनों अच्छे पार्टनर हैं। यहाँ पर उन्होंने मनी को मैटर नहीं माना, उन्होंने कहा यार हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, जो उसके पास जितना कैपिटल वो लगाए हम लोग प्रॉफिट तो भाई इक्वल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल तुम्हारा कम है कोई बात नहीं, प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे। देखो कितनी अच्छी बात है, एक का कैपिटल 1 लाख, एक का कैपिटल 60,000, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अब समझने वाली बात है कि बाद में एक और पार्टनर आ जाए, तो अब जब दूसरा पार्टनर आ गया तो हो सकता है वो भी कैपिटल जब लेके आएगा तो उसको भी कुछ प्रॉफिट देना है। तो अब क्या है, हो सकता है कि उस समय जिस पार्टनर को जितना कैपिटल उसका हो उसी के हिसाब से सारे पार्टनर्स अपना अपना कैपिटल को भी मैनेज करें। या ये भी हो सकता है कि छोड़ो सी को आने का, ए और बी 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लास्ट 4-5 ईयर्स से बेस्ट फ्रेंड्स थे, कैपिटल को उन्होंने मैटर नहीं माना था, लेकिन अब क्या हुआ, उनको लगता है कि नहीं अब एक बार ज़रूरत है कि जो पार्टनर जितना प्रॉफिट लेगा वो पार्टनर उसी के रेशियो में उसी के इक्वली अपना कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा। यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑल पार्टनर विल एडजस्ट देयर कैपिटल। इट मीन्स देयर इज ऑल्सो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, जब भी कोई नया पार्टनर आया, जब भी कोई पार्टनर रिटायर हुआ, तो उस समय पार्टनर्स के प्रॉफिटेबिलिटी में भी चेंज होता है। पार्टनर्स अगर एगर हैं तो वो अपनी प्रॉफिट को अपने कैपिटल के हिसाब से या कैपिटल के हिसाब से अपनी प्रॉफिट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आज एक तरह से देखा जाए तो इस चैप्टर के जो डिस्कसिंग पॉइंट्स हैं जिनको हमें लेकर के आगे स्टेप्स लेने हैं, एक एक टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है, धीरे धीरे
हम आगे बढ़ेंगे एक एक टॉपिक को लेके। तो आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स थे, जो भी टॉपिक्स डिस्कसिंग टॉपिक्स थे, उनको हमने एक तरह से उनकी वर्डिंग्स को समझ लिया कि क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि वीडियो हो गया है बड़ा, इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस चैप्टर का, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ, पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ आना और फिर हम लोग नए वीडियो की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपना कोऑपरेशन हमारे साथ बनाए रखिए। मैं आपको इसको इजी वे में आपको पार्टनरशिप सप्लाई कर रहा हूँ या